हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। अ वेरी गुड इवनिंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून वेन एवर यू आर वॉचिंग दिस। तो आज हम चालू करने वाले हैं क्लास 11th का पहला चैप्टर। क्लास 11th का पहला चैप्टर दैट इज़ फिजिकल वर्ल्ड। ओके, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हमारे बोर्ड्स में कुछ एक दो सवाल पूछ लेते हैं बेसिक से, फिजिक्स के लॉ से, और तुम बोल सकते हो कि टाइप्स ऑफ फिजिक्स, ठीक है, और फिजिक्स के अदर्स ब्रांच, यहाँ से कुछ एक दो क्वेश्चंस आ जाते हैं। बोर्ड्स में ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। कम्पिटिटिव अगर पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो एक ही क्वेश्चन आता है, वो भी थ्योरी वाला। हाँ, इस चैप्टर में कुछ खास ऐसा न्यूमेरिकल भी नहीं है, आप ओनली थ्योरी, पूरा चैप्टर थ्योरी है, तो देखते हैं। और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू जर्नी दैट इज क्लास 11 एंड टुडे द फर्स्ट चैप्टर दैट इज फिजिकल वर्ल्ड। आई थिंक फर्स्ट चैप्टर में हर किसी का जोश अच्छा होता है ना, जोश तो अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि अगर शुरुआत अच्छा नहीं होगा तो पहले बाद में फंस जाओगे, ठीक है। और पहले भी तुम मतलब बहुत बड़ा डिसीजन ले लियो साइंस लेके, तो अब साइंस ले ही लिए तो इसको तो प्रूव करना होगा, सही ना, सबके सामने तुम अपने आप को साबित करने के लिए साइंस में अच्छा रिजल्ट भी लाना पड़ेगा, ठीक है। माता पिता और पड़ोस वाले तो हैं ही चर्चा करने के लिए, बाकी कैसा रहेगा। तो बात ये सब छोड़ो, तो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगा दीजिएगा आप कॉपी पर, कॉपी और पेन साथ में है ना, तो हेडिंग लगाइए, हमारा पहला चैप्टर, ठीक है। पहला चैप्टर नाम क्या है? फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। ये फिजिक्स का हमारा पहला ही चैप्टर है, क्लास 11th। ठीक है, फिजिक्स 11th लिख दिया तो समझ ही रहे होंगे। तो फिजिकल वर्ल्ड, अब देखो बच्चों, फिजिकल वर्ल्ड एक्चुअली है क्या? फिजिकल वर्ल्ड ये तुम्हारा हमारे आसपास जो है ना, नेचुरल फिनोमेना, ठीक है। ये मतलब सन सेंटर में है, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी सुना होगा तुमने, ठीक है। टाइको बाय कोपर्निकस, ये सारे जो महान हमारे साइंटिस्ट थे, एस्ट्रोनॉमर्स थे, उन्होंने बहुत पहले ये सब थ्योरी दिया है, मतलब हमारे फिजिकल वर्ल्ड के बारे में, ठीक है। तो ये फिजिकल वर्ल्ड जो है, ये फिजिकल वर्ल्ड एक्चुअली फिजिक्स के अंडर में डील करते हैं। मतलब फिजिक्स के अंडर में डील करते हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारा फिजिकल वर्ल्ड एक्चुअली जो तारों का चमकना, तुमने क्लास 9 में ये शायद पढ़ा ही होगा, शायद क्या, तो अगर अच्छे से पढ़े होगे तो तुम्हें मिला ही होगा कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ठीक है। ये तुम्हारा जो हमारा स्काई है ये क्यों नीला होता है, ठीक है। और जब सनसेट और सनराइज के समय हमारा जो स्काईज की साइड है ना, जो हॉरिजॉन बोलते हैं उसको, ये लाल के ऊपर जाता है। मतलब ये सारे बहुत सारे तुमने ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, ये हमारे नेचुरल फिनोमेना है, इसके बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो मैं इन सारे चीज़ों को साइड में रखता हूँ। साइड में रखना तो मतलब ये सारे ऑलरेडी तुमने पढ़ चुके हो। तो अब इस क्लास 11th में ये क्या है? क्लास 11th में देखो, हम पहले, अब जो फिजिकल वर्ल्ड पढ़ने से पहले हमने लिया है साइंस। तो पहले हम साइंस के बारे में बोलेंगे। साइंस क्या है, व्हाट इज साइंस, ठीक है बच्चों। तो व्हाट इज साइंस, व्हाट इज साइंस, एक मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। तो साइंस क्या है? तो साइंस बेसिकली, ये देखो बहुत बड़ा चीज़ है। मतलब विज्ञान, अगर हम बोले आसान भाषा में कि अगर कोई चीज़ का एक्सप्लेनेशन मौजूद है, मतलब कोई भी चीज़, कोई भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अगर उसके पीछे लॉजिक प्रेजेंस है, समझ रहे हो, अगर लॉजिक हमारा मौजूद है, लॉजिक हम किसी को उपस्थापन कर सकते हैं, तो ये बोलेंगे हम साइंस, जो कि हम समझते हैं। मतलब जिसका लॉजिक प्रेजेंट है उसको साइंस बोलेंगे, और जिसका लॉजिक नहीं है वो क्या होता है? हालांकि बहुत सारे मतलब मैजिशियन होते हैं ना, कुछ चीज़ें दिखा देते हैं, हम उसको समझ नहीं पाते भाई इसका पीछे लॉजिक क्या है। अगर लॉजिक नहीं है तो मैजिक हो जाता है।
अगर लॉजिक प्रेजेंस है तो ये साइंस होता है। हालांकि ये तो एक हो गया हमारा जनरल जो नेटिव लैंग्वेज में हम बोलते हैं, बट दरअसल साइंस क्या है? साइंस होता है बच्चों सिस्टमेटाइज्ड। इट इज व्हाट? सिस्टमेटाइज्ड and organized knowledge. अब देखो ये जो सिस्टमेटाइज्ड है और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है, ये आता कैसे? that obtained by experimentation आप समझ रहे हो ना? जो हमारा सिस्टमेटाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है, ये कैसे ऑब्टेन होगा? बाय एक्सपेरिमेंटेशन। और क्या होता है हमारा? कई बार केयरफुल ऑब्जर्वेशन से भी केयरफुल ऑब्जर्वेशन, या बोल सकते हो कीन ऑब्जर्वेशन। कीन मतलब समझ रहे हो ना? एकदम बोलते हैं ना इसको, बहुत गौर से देखना, कीन, ठीक है, मतलब विलिंगफुल होना, ठीक है। तो कीन ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम जो नॉलेज का सिस्टमाइज्ड करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज सबको सिस्टमाइज्ड कर, किसी भी चीज़ को एक पड़ाव में लाना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट से कुछ हो गया, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे तुमने सुना होगा हिस्ट्री में तुम्हारा एक्सीडेंटली कुछ डिस्कवर हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। साइंस बेसिकली क्या होता है? हमारा एक सिस्टमेटाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। अब ये कैसे होगा? दैट ऑब्टेन बाय एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंट जितना करे हो उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा, उतना अच्छा मतलब साइंस के लॉज बनेंगे, ठीक है। हमें बहुत सारे न्यूटन हो गए, बहुत सारे एल्बर्ट आइंस्टाइन हो गए, ठीक है, बहुत सारे महान साइंटिस्ट हो गए, तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए होंगे वो तो एक ही बार में सफल नहीं होंगे ना। इसका मतलब उन्होंने सिस्टमाइज्ड और रिपीटेड केयरफुल ऑब्जर्वेशन से क्या है हमारे साइंस के, फिजिक्स के लॉ ये सारे दिए हैं। अब साइंस में हम बेसिकली फिजिक्स की बात करेंगे कि हमारा चैप्टर फिजिक्स में, ठीक है। तो कीन ऑब्जर्वेशन के थ्रू हमारा ये मिलेगा, ठीक है। अब देखो जो साइंस का मीनिंग है ना, मीनिंग का जो साइंस का जो मीनिंग है वो हमारे संस्कृत में मीनिंग होता है, ठीक है। साइंस जो संस्कृत में जो मीनिंग है हमारा, संस्कृत में मीनिंग है वो है शास्त्र, ठीक है। शास्त्र इसका मतलब क्या है? शास्त्र समझ रहे हो? संस्कृत में हमारा मीनिंग क्या है? शास्त्र, ठीक है। और सिमिलर मीनिंग है हमारा साइंस का अरबिक में, उसको बोलते हैं इल्म। मतलब तुम बोल सकते हो इक्विवेलेंट, ये सारे क्या है? इक्विवेलेंट, सिमिलर मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट, सिमिलर, दोनों एक ही बात है, मीनिंग ऑफ साइंस। अरबिक में हम जिसको इल्म बोलते हैं, और हमारा संस्कृत में आप सबको पता ही होगा कि शास्त्र बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो साइंस है, शास्त्र है हमारा, ये बेसिकली क्या है? ऑर्गेनाइज नॉलेज है। अब देखो शास्त्र, इल्म, ये सब का मीनिंग ही क्या है? ऑर्गेनाइज नॉलेज। ये सब का मीनिंग क्या है? ऑर्गेनाइज नॉलेज। समझे बच्चों? ऑर्गेनाइज नॉलेज, ठीक। तो नोट डाउन कर लीजिएगा क्या है हमारा साइंस। एक मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, साइंस क्या है, ठीक है। बेसिकली साइंस क्या है? सिस्टमेटाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज ऑफ केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय द रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन और एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। अब देखो साइंस का मीनिंग, अगर ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज का मीनिंग क्या है? संस्कृत में शास्त्र और अरबिक में इल्म, ठीक है, जो कि हमारा इक्विवेलेंट और सिमिलर मीनिंग है साइंस का, ठीक है।
साइंस मीनिंग क्या है अगर वन वर्ड में बोले तो दैट इज सिस्टमेटाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। ठीक है, ठीक, नोट डाउन करिए। कुछ खास नहीं आज ऐसा ही है, ये चैप्टर भी ऐसा ही है, मतलब पूरा धीमा धीमा चैप्टर, मतलब उसमें कोई जान फूकने वाला चैप्टर नहीं है। ठीक है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, बेटर दे। ठीक, अच्छा, आप देखेंगे बच्चों, अगर साइंस को हम डिवाइड करें ब्रॉडली, साइंस इज डिवाइडेड into two main categories. ठीक है, अब ब्रॉडली जो साइंस है उसको दो ही हिस्सों में बांटा गया है। पहला जो हमारा हिस्सा है दैट इज वी ऑल नो दैट इज बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस सबको पता है। देखिए आप क्लास 11th में आ चुके हैं तो आप लोगों का देखना एक मतलब एक हो जाता है ना, कंपटीशन बन जाता है, डॉक्टर कौन बनेगा, कौन बनेगा इंजीनियर। तो जो डॉक्टर बनने के पढ़ते हैं उनको बायोलॉजी तो पढ़ना ही है। यानी कि बायोलॉजिकल साइंस में हमारा क्या क्या है, पूरा ह्यूमन बॉडी का जो है ना, विच क्या है, विच डील्स विद द living things and their attributes बोलो, यानी कि एट्रीब्यूट्स बोले तो प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज जो लिविंग थिंग्स है ना, इन सारे चीज़ों का जो स्टडी है वो डील करता है बायोलॉजिकल साइंस। तो क्या स्टडी मतलब हम बोल रहे हैं कि बायोलॉजिकल साइंस में क्या क्या होते हैं पढ़ाई, ये हमें पता है कि लिविंग थिंग्स के बारे में बच्चों पढ़ाया जाता है, लिविंग थिंग्स के प्रॉपर्टी के बारे में। लिविंग थिंग्स समझ रहे हो, जिसमें जान होती है। ठीक है, वो वाला जान नहीं है, समझ रहे हो, वो वाला जान नहीं है। ठीक है, जान मतलब सेंस। ठीक है, ग्रो करे जो, ठीक है, जो ग्रो करे। ठीक है, तो वे सारे चीज़ों का डील होता है बायोलॉजिकल साइंस में। ठीक, अब बायोलॉजिकल साइंस में देखो तुम्हारा मेनली होता है, तुम्हें पता है मेनली हमारा क्या क्या है बायोलॉजिकल साइंस का। अगर सब डिवीजन करें, सब पार्ट्स करें तो क्या क्या है, मेनली हमारा जूलॉजी आता है। ठीक है, जूलॉजी, ठीक है, बॉटनी। अब जूलॉजी हो गया, क्या है हमारा पूरे, क्या है हमारे एनिमल के बारे में, यानी कि जो एनिमल वर्ल्ड है, एनिमल वर्ल्ड समझ रहे हो, एनिमल वर्ल्ड हॉलीवुड मूवी का नेम हो गया ना, एनिमल वर्ल्ड, यानी कि जितने भी प्राणी हैं, प्राणी का सारा जो हमारा स्टडी है दैट इज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ जूलॉजी। ओके, एंड व्हाइल कमिंग इनटू द botany dealing with only plants. Okay, botany dealing with only plants. ठीक है, जितने भी तुम्हारे प्लांट्स है, प्लांट्स तो पता ही है ना, 5 प्रकार के होते हैं, हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये सारे और भी हैं। ठीक है, उनके सब डिवीजन भी है। तो जितने भी प्लांट्स हैं, प्लांट्स किंगडम के सारे जो पढ़ाई है, स्टडी है, दैट इज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ बॉटनी। ठीक है बच्चों, और भी है तुम्हारा ऑर्निथोलॉजी है, ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, और भी है तुम्हारा जैसे कि एंटोमोलॉजी, ठीक है, जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, एक्सेट्रा बहुत सारे हैं ऐसे ही है। ऑर्निथोलॉजी क्या है, ऑर्निथोलॉजी को बोलते हैं एवियन बायोलॉजी। एवियन बायोलॉजी का मीनिंग क्या है, एवियन बायोलॉजी, एवियन ये जो है एप्स, ये एप्स से आया, एवियन एप्स से आया। एप्स मतलब बर्ड्स, पक्षी। जितने भी पक्षी हैं दुनिया में, सारे बर्ड्स का स्टडी किसमें होता है, मतलब स्टडी ऑफ बर्ड्स को क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी। सिंपल भाषा में स्टडी ऑफ बर्ड्स देख लीजिए इधर। ऑर्निथोलॉजी क्या है हमारा, स्टडी ऑफ बर्ड्स, ठीक है।
ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स। एंटोमोलॉजी क्या है? एंटोमोलॉजी क्या है? ये देखो एंटोमोलॉजी जो है ना, एंटोमोलॉजी बेसिकली हमारा जो ये दोनों ही जूलॉजी के पार्ट्स हैं। ये भी क्या है? ये भी हमारा जूलॉजी का पार्ट है और ये भी हमारा जूलॉजी का पार्ट है। ये भी हमारा पार्ट ऑफ जूलॉजी है, पार्ट ऑफ जूलॉजी, ठीक है। अब ये क्या है? एंटोमोलॉजी है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। जो होते हैं ना इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स तो समझ लो कीड़े मकोड़े, ये सारे सब की स्टडी कहाँ होती है? एंटोमोलॉजी में। एंथ्रोपोलॉजी ये बेसिकली ये भी है बायोलॉजी का हिस्सा, सारे तो फिजिकल साइंस बायोलॉजिकल साइंस में ये सारे आते हैं। एंथ्रोपोलॉजी जो है ये हमारा ह्यूमन बीइंग्स की स्टडी में आता है। ह्यूमन बीइंग्स का इवोल्यूशनरी कैरेक्टर, इवोल्यूशनरी स्टडी, ठीक है। और क्या है? जैसे कि हमारा हिस्ट्री हिस्ट्री ऑफ कल्चर्स या कल्चरल प्रैक्टिसेस बोल दो, हिस्ट्री ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस। उपासना विधि बोलते हैं ना, जो कि कौन किसका मतलब किस हिस्ट्री से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। उसके कल्चर में क्या क्या है, हमारे सारे तो पुरखों के कल्चर है ना, सारे सारे अलग अलग। तो ये है हिस्ट्री ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस। ये सारे ही किस में आते हैं? हमारा एंथ्रोपोलॉजी में आता है। एंथ्रोपोलॉजी फास्ट मतलब है, तुम जब डिग्री या एमएससी दोगे तो तुम्हें मिलेगा, ठीक है। एक साइंस ये वाला भी चिपका देता है, बायोलॉजिकल साइंस में ये वाला भी चिपका देता है एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। तो ये हमारे मेनली बायोलॉजिकल साइंस के बारे में, ठीक है। तो हमने क्या बोला, ब्रॉडली साइंस को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक क्या है हमारा बायोलॉजिकल साइंस और दूसरा हम बोलेंगे फिजिकल साइंस, थोड़ी देर बाद में आएगा। बायोलॉजिकल साइंस क्या है? बायोलॉजिकल साइंस इज द साइंस which deals with the behavior of living creatures or living things and their attributes or properties, ठीक है। living deals with the behavior लिख देना इधर, ठीक है। behavior लिख देना, behavior लिखोगे तो भी होगा behavior of living things, ठीक है। behavior of living things and their attributes or properties, ठीक है। अब बायोलॉजिकल साइंस के अंडर में ये सारे आते हैं, जूलॉजी, बोटानी, ये सारे हमें पता है। और क्या है? जूलॉजी पता है, ये एनिमल किंगडम के लिए है, और तुम्हारा बोटानी क्या है? प्लांट किंगडम। मतलब इसमें इतने सारे एनिमल्स हैं, सब में यहाँ डिस्कस होगा, और बोटानी का यहाँ डिस्कस होगा, बात सही है। अर्निथ्रोलॉजी क्या है? अर्निथ्रोलॉजी हमारा है, ये जूलॉजी का ही पार्ट है। क्या है? स्टडी ऑफ बर्ड्स, जिसको एवियन बायोलॉजी भी बोलते हैं, या एवियन कहाँ से आया? एव्स से आया। एव्स का मतलब क्या है? बर्ड्स, ठीक है। एंटोमोलॉजी क्या है? ये भी बायोलॉजी का हिस्सा है, दैट इज स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स व्हिच आल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ जूलॉजी, ओके। इंसेक्ट्स मतलब कीड़े मकोड़े, ये सब। और लास्टली एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? ये हमारा ह्यूमन साइंस के अंडर में आता है, मतलब ह्यूमन बीइंग्स की स्टडी है, बोल सकते हो, जहाँ पे इवोल्यूशनरी स्टडी होता है, ठीक है। और हमारे हिस्टोरिकल जो कल्चरल प्रैक्टिसेस है, दैट इज आल्सो बीइंग डिस्कस्ड ओवर हियर, ओके। So take a look and note it down. Okay. सही, नोट कर लिया? Okay. Ready? Okay, let's start. अब बच्चों दूसरा कैटेगरी रह गया हमारा, फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस, ठीक है। अब फिजिकल साइंस में क्या होता है? फिजिकल साइंस में बेसिकली हम, ये ब्रांच ऑफ साइंस तो है ही, ये सब क्या है? साइंस के सब डिवीजन है, तो ब्रांच ऑफ साइंस तो होगा ही, ब्रांच ऑफ साइंस है। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, यानी कि नेचुरल फिनोमेना, ठीक है। नेचुरल फिनोमेना समझ लो, नेचुरल फिनोमेना हो सकता है, और क्या क्या है? एंड देयर corresponding relations,
ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग रिलेशन मतलब उसके उससे जुड़ा हुआ हर सारे सवाल, हर सारे जो संबंध है वो हम डिस्कस करेंगे फिजिकल साइंस में। फिजिकल साइंस का डेफिनेशन भी बहुत ही मतलब इजी है और हमने इसको एकदम आसान भाषा में लिखा है कि फिजिकल साइंस इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच deals with the physical world. Physical world comes under when the natural phenomena is being experimented under the corresponding relations. Okay. तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे हमारा जो मेन है सब्जेक्ट। मेन सब्जेक्ट बोलना गलत है लेकिन हम जो अभी पढ़ रहे हैं दैट इज फिजिक्स। यहाँ पे फिजिक्स आएगा, ठीक है। और क्या आएगा? केमिस्ट्री आएगा, बात सही है। और क्या आएंगी? जियोलॉजी। जियोलॉजी तो हमारा पार्ट नहीं है, ठीक है। जियो वर्ड का मीनिंग समझना है। जियो वर्ड का मीनिंग पता है? तो जियो वर्ड का मीनिंग क्या है? हमारा भू, ठीक है, भूमि बोल सकते हैं। भूमि यानी कि अर्थ, अर्थ, ठीक है। जियोलॉजी। उसके बाद ये क्या है? एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें हम फिजिकल साइंस के अंडर में पढ़ेंगे। ये भी ब्रांच ऑफ साइंस है, दैट इज ऑल्सो क्या है? दैट इज ऑल्सो डीलिंग विद द फिजिकल वर्ल्ड, दैट इज नेचुरल फिनोमेना एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग रिलेशन। रिलेशन में क्या क्या है? हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, इन सारे बीच में रिलेशन। फिजिक्स से पता है फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द नेचुरल फिनोमेना एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग attributes and with the concept of space, time, nature, radiations, motions, etc. Chemistry क्या है? Chemistry basically क्या है? Chemistry पता है ना? Chemistry is the what? Study of, chemistry क्या है? Study of composition, composition, composition of structures, structures, structures के composition के बारे में study होता है, ठीक है। और क्या है? Atoms, ठीक है, chemicals, केमिकल्स, रिएक्शंस, सही है, समझ लो। तो बच्चों, आई एम एक्सट्रीमली रिग्रेटफुल फॉर द पुअर क्वालिटी ऑफ वीडियो एंड द कैमरा एंगल एज वेल, सो कुछ कर नहीं सकते, एडजस्ट कर लो, ठीक है। तो रात के अभी बज रहे हैं 1:45 शायद होंगे। आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो फॉर यू एंड हियर what is chemistry is all about? Chemistry is all about study of composition of structures, atoms and chemicals, reactions. Okay. जियोलॉजी में तो पता है, जियोग्राफी, जियोलॉजी ये सब तुम पढ़ रहे हो ना, तो ऑलरेडी पढ़ चुके हो क्लास 9 और 10 में। ये सारे हमारे पृथ्वी के अंदर जो है कितने 70% वाटर और 30% ऐसे होता है ना कुछ, तो 70-30 वाटर इसका रिलेशन है, ठीक है। और एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट द पूरे ब्रह्मांड में क्या क्या है भाई, ब्रह्मांड में समझ रहे हो ना, उधर स्पेस में क्या हो रहा है, ठीक है, सूरज, ठीक है, तारामंडल, ग्रह, ये सारे चीज़ों का स्टडी होगा एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजर पे कई कई लोगों का एस्ट्रोलॉजी में विश्वास होता है, कई का नहीं होता। तो आई एम नॉट बीइंग बायस्ड बट हाँ, एवरीवन हैज़ देयर ओन ओपिनियन टू प्रेजेंट, ओके, कुछ कह नहीं सकते। सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल साइंस, ठीक है। फिजिकल साइंस में क्या है? हमारा फिजिकल साइंस ही हमारा एक्चुअली टॉपिक होगा, क्योंकि फिजिकल साइंस के अंदर में फिजिक्स आ रहा है, ठीक है, समझ लो। तो पॉज करके नोट डाउन कर लो, ठीक है, मिटा दे, नोट कर लिया, चलिए मिटा दें, ठीक है। अब हमारा जो है दैट इज फिजिकल वर्ल्ड में आ रहा है हमारा फिजिक्स, यानी फिजिक्स में हमारा अब नया ध्यान जाएगा। नया ध्यान का मतलब क्या है? हमने जो बायोलॉजिकल साइंस में तो पढ़ना नहीं है कुछ, फिजिकल साइंस में हमारा फिजिक्स है। ये चैप्टर ही हम क्या है? फिजिकल वर्ल्ड। अब फिजिकल वर्ल्ड किससे जुड़ा है? फिजिक्स से जुड़ा है। तो इससे पहले हम क्या करेंगे? फिजिकल वर्ल्ड तो समझ लीजिए क्या क्या है, फिजिकल साइंस के अंडर में आता है, तो इसके हिसाब से हम फिजिक्स को पहले स्टडी करेंगे, ठीक है। तो वो होता क्या है फिजिक्स देखेंगे। तो फिजिक्स क्या है बेसिकली, अगर हिस्ट्री की बात करें, इन
तुम्हारा 350 बीसी के करीब, ठीक है। एक मशहूर साइंटिस्ट पता है तुम्हें सबका, एरिस्टोटल, ठीक है, एरिस्टोटल, स्पेलिंग नहीं आ रहा पूरा, ठीक है। तो इन द ईयर ऑफ 350 बीसी एरिस्टोटल है, एरिस्टोटल कहाँ के साइंटिस्ट, बहुत महान साइंटिस्ट है, ठीक है। ये उस समय सबका बाप थे यार, क्या बात है, मतलब एरिस्टोटल, आर्किमिडीज, ये सारे मतलब ओजी लेवल के साइंटिस्ट, ओजी समझ रहे हो ना, मतलब तूफानी लेवल के। तो ये है एक हमारे ग्रीक साइंटिस्ट, ठीक है। तो उन्होंने पहली बार जो फिजिक्स की बात की, मतलब वर्ड की बात की, ठीक है। अब उनका जो फिजिक्स वर्ड है वो ग्रीक में जो इसका मीनिंग आता है, जो मीनिंग है ग्रीक मीनिंग है इसका, ये नेचर है। फिजिक्स जो वर्ड है इसका ग्रीक मीनिंग क्या है, नेचर, समझ लो। फिजिक्स में इसका मीनिंग क्या है, नेचर, तो ग्रीक में इसका मीनिंग नेचर आता है, ठीक है। अब देखो फिजिक्स तो उसके बाद में लोगों को पता चला कि फिजिक्स, हाँ भाई ये नेचुरल फिनोमेना है, नेचुरल फिनोमेना को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम उसको एलाबोरेट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, और क्या होता है हमारा नेचुरल जो लॉज हैं वो स्टडी करने में जो हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है ये सारे हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इन द ईयर ऑफ 350 BC एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु नेम्ड फिजिक्स, ओके। और उसका ग्रीक मीनिंग क्या है, नेचर। तो हालांकि बात सही है, फिजिक्स नेचुरल फिनोमेना यानी कि नेचर से जुड़ा है ये। अगर एक मार्क का क्वेश्चन सवाल आ गया, हलवा सा सवाल, व्हाट इज फिजिक्स, तो छोड़ के तो नहीं आओगे ना, तो फिजिक्स लिख देंगे। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना, स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना, ठीक है। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना एसोसिएटेड विद स्पेस, टाइम, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी भी होता है, ठीक है, मोशन, रेडिएशन, ठीक है, मोशन, रेडिएशन, ठीक है, एक्सेट्रा इन देयर corresponding mathematical रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। यानी कि हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में ये सारे स्पेस, टाइम, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना, जिसमें रिलेटेड क्या है, स्पेस, टाइम, एनर्जी, मोशन, रेडिएशन एटसेट्रा इन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग मैथमेटिकल एलिमेंट। हम पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, टाइम्स, ठीक है, एनर्जी, मोशन मतलब क्या है, गति, जो चीज़ चल रहा है, ठीक है, मूवमेंट में है, मतलब मोशन में है। रेडिएशन समझ रहे हो ना, मतलब कोई भी चीज़ से हीट क्या हो ना, हीट रिलीज होना, रेडिएट होना, ठीक है, हीट रिलीज होना। टाइम तो हमारा बहुत मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी में आता है, ठीक है, वो हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट में पढ़ेंगे। और उसके फिर आती है एनर्जी क्या है, एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, कुछ भी करने के लिए एनर्जी इज इंपॉर्टेंट, और एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहता है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोल दिया, ठीक है। तो स्पेस तो समझ रहे हो ना, स्पेस टाइम का ये बहुत ही तुम्हारा मशहूर सा तुम्हारा रिलेटिविटी थ्योरी है। उसके बाद में हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग मैथमेटिकल, इन सब के बीच में एक कॉरेस्पॉन्डिंग मैथमेटिकल रिलेशन है जो हमें क्या करता है, which help us to study physics with ease। हर एक चीज़ में देखो, अगर कोई एक बंदा बोल गया ये लॉ है, ठीक है, अब तुम बोलोगे भाई सही है, लॉ तो है, लॉ तो बहुत सारे पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर कोई लॉ के पीछे मैथमेटिकल रीज़न होगा, मैथमेटिकल उसका
इलस्ट्रेशन होगा, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, उसके समझ में हम देखेंगे भाई हाँ ये जो ऐसा बोल रहा है, ठीक है, थियोरेटिकली तो ऐसा चीज़ ऐसा होना चाहिए, ये चीज़ वैसा हो रहा है, बट मैथमेटिकल अगर करें इसको मैथ्स के थ्रू हम निकाल जब रहे हैं तो देखा हाँ भाई मैच कर रहा है, थियोरेटिकल प्रैक्टिकल मैथमेटिकल सारे ही मैच कर रहे हैं, सभी एक लाइन में कोलिनियर हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वी वी आर डीलिंग विद द टोटल प्रेसिशन, वी आर डीलिंग विद द टोटल एक्यूरेसी, ठीक है। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर किसी भी चीज़ में है, उसका प्रॉपर एक्सपेरिमेंट के साथ साथ, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम उसको एकदम आसानी से विद ईज एकदम आराम से पढ़ सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टीज। ओके, तो स्टूडेंट ये नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद में हम देखेंगे फिजिक्स के बहुत ही दो मेन डोमेन, ठीक है, फिजिक्स के बहुत ही दो मेन डोमेन, टू मेन या मेजर बोल सकते हो, मेजर डोमेन, डोमेन्स ऑफ फिजिक्स, टू मेजर डोमेन्स ऑफ फिजिक्स, ठीक है, बहुत ही दो मेजर डोमेन्स ऑफ फिजिक्स है, डोमेन मतलब पार्ट्स, ठीक है। पहला है हमारा, ठीक है, टू बहुत ही, अब देखो ये जो फिजिक्स तुमने पढ़ा है इसमें देखो 350 BC में ये तो हमने हिस्ट्री की बात की है, जहाँ पे एरिस्टोटल ग्रीक साइंटिस्ट थे, उन्होंने नेचर जो ग्रीक मीनिंग है उसका फिजिक्स का मीनिंग क्या है, ग्रीक मीनिंग फिजिक्स का क्या है, नेचर, ठीक है, ग्रीक मीनिंग समझ रहे हो ना, कैन यू हियर मी? यस। और आउटसाइड नॉइज के लिए म्यूजिक ग्रेटफुल अगेन। सो फिजिक्स क्या है हमने बता दिया, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ natural phenomena associated with the space time energy motion radiation etc in their corresponding mathematical representation। अब ये mathematical representation और इसका जो experimentation मिलाव है, ये मिलाव से क्या होगा, एक हमें आसानी होगी फिजिक्स को पढ़ने में, समझने में और किसी को समझाने में, ठीक है। अब हमने बोला कि फिजिक्स का दो मेजर डोमेन है। इससे पहले ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा नोट डाउन कीजिए, मैं मुझे थोड़ा जगह चाहिए, मैं इसीलिए इसको रब कर दूंगा, ठीक है। तो ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए, मैं रब कर दूंगा, क्या बोल रहा हूँ, ओके। हो गया, कर दें। तो हमने बात क्या बोली कि भाई हमारा फिजिक्स जो है वो टू मेन डोमेन्स हैं, इसके टू मेन डोमेन्स हैं, फिजिक्स के टू मेन डोमेन्स हैं, फिजिक्स के दो मेन डोमेन है। पहला क्या है हमारा, क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल, बात में देखो ना कितना क्लास है ना, क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में क्या आता है हमारा, मैकेनिक्स आता है, ठीक है, मैकेनिक्स, मैकेनिक्स आएगा, ठीक है। और क्या आएंगे, ऑप्टिक्स आएगा, डायनामिक्स आएगा, मतलब थर्मोडायनामिक्स बोल सकते हो, थर्मोडायनामिक्स। जो थर्मोडायनामिक्स अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, अब तुमको ये फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री में मिलेगा और सेकेंड ईयर में फिजिक्स में मिलेगा, तो थर्मोडायनामिक्स अपने आप में बहुत ही बड़ा चैप्टर है। तो थर्मो वर्ड का मीनिंग क्या है, हीट, डायनामिक्स मतलब मोशन, अगर एक शब्द में बात करें तो हीट इन मोशन, मतलब अगर हम जो डेली हमारे जो मम्मी होते हैं जो रसोई में पकवान बनाती है ना, तो ये जो हमारा पूरा टोटल कुकिंग प्रोसेस है, दैट आल्सो बीइंग एक्सप्लेन्ड बाय द थर्मोडायनामिक्स। फिजिक्स की लैंग्वेज में अगर बात करें तो सॉरी, तो थर्मोडायनामिक्स क्या है, फिजिक्स की अगर भाषा में बात करना है तो ये थर्मोडायनामिक्स हमारा कुकिंग के बारे में पूरा ही एक्सप्लेन कर रहा है। कुकिंग मतलब इसका मतलब कुकिंग का जो मैकेनिज्म है ना, दैट इज बीइंग एक्सप्लेन बाय द थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। इसमें बहुत सारे हीट के लॉज हैं, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स है, सेकेंड लॉ थर्मोडायनामिक्स, हालांकि वो जब आएंगे हम तो पढ़ाई करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ठीक है, एक्सेट्रा बहुत सारे हैं। अब देखो ये जो फिजिक्स है, क्लासिकल फिजिक्स है, ये हमारे मैक्रो लेवल की फिजिक्स है, मैक्रो फिजिक्स बोलते हैं इसको, यानी कि मैक्रो फिजिक्स यानी कि इसको हम मतलब लार्ज स्केल में यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल स्केल में कंडक्ट करना पड़ेगा,
एस्ट्रोनॉमिकल स्केल समझ रहे हो ना, एस्ट्रोनॉमिकल स्केल में कंडक्ट करना पड़ेगा। एस्ट्रोनॉमिकल इसका मतलब ये नहीं पूरा ब्रह्मांड, भाई हम लैब में भी कर सकते हैं इसको, लेबोरेटरी में भी कर सकते हैं, लेबोरेटरी में कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक मतलब हमारा स्पेसिफिक स्पेस होना चाहिए टू शो एक्सपेरिमेंट और टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, कंडक्ट एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए हमारा स्पेसिफिक स्पेस होना चाहिए, तभी हम इसको क्या करेंगे, एक मतलब मैक्रो लेवल की फिजिक्स है, ये मैक्रो फिजिक्स के अंडर में आता है, ठीक। ऑप्टिक्स भी, मैकेनिक्स भी, मैकेनिक्स को पता है मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स बोला हाँ सर गैरेज वाला गैरेज वाला मैकेनिक्स नहीं है भाई, ये हमारा मैकेनिक्स में देखो न्यूटोनियन फिजिक्स भी आता है, न्यूटोनियन फिजिक्स, न्यूटोनियन फिजिक्स, न्यूटोनियन फिजिक्स मतलब बाद में देखो ये न्यूटन के वक्त के हैं, इसीलिए तो क्लासिकल नाम है ना, क्लासिकल मतलब क्लास वाला, ठीक। सर वो तो क्लास राहुल होता है, केएल राहुल क्लास नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें फिजिक्स की बात हो रही है, फिजिक्स में क्लास तो न्यूटन सर के, न्यूटन सर, अल्बर्ट आइंस्टाइन, तो दे ऑल आर ग्रेट साइंटिस्ट। तो न्यूटोनियन फिजिक्स यानी कि मैकेनिक्स, मैकेनिक्स में बेसिकली बच्चों ये होता है कि मोशन हो गया, ठीक है, स्पीड, वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें का हम लोग स्टडी करते हैं, वेरियस मोशन और उसके प्रॉपर्टीज़ के अंदर, और डायनामिक्स में उसका रीज़न मिलता है, जैसे कि क्लास 9 में तुम्हें मिला होगा, मोशन चैप्टर मिला है ना, और उसके बाद तुरंत बाद तुम्हें फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन मिलता है, यानी कि मोशन में तुम्हें सिखाया रहा है कि एक चीज़ चल रहा है, ठीक है, तुम्हें दिखाई जा रहा है कि ये चीज़ चल रहा है, इसके लिए स्पीड चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, यहाँ चीज़ चाहिए, लेकिन किसी चीज़ को चलने के लिए, अब मान लो मैं रुका हुआ हूँ, अब मुझे मोमेंट में आना है, मोमेंट में आने के लिए क्या होना पड़ेगा, मुझे एक एक्सटर्नल फोर्स क्रिएट करना पड़ेगा, यानी कि मुझे रीज़न चाहिए अपना पोजीशन को चेंज करने के लिए, आई नीड सम रीज़न टू चेंज माई पोजीशन, सो व्हाट इज़ द पोजीशन, यानी कि ये कॉज, मेरे मोशन के कॉज क्या है, कारण क्या है, वो क्या कौन डिस्कस करेगा, डायनामिक्स डिस्कस करेगा, ठीक है, क्योंकि मोशन का कॉज ही है फोर्स, कोई भी चीज़, फोर्स इज मतलब इनएविटेबल, समझ लो। तो ये डायनामिक्स ये हमारे क्लासिकल फिजिक्स के अंडर में आएगा, मैकेनिक्स मोशन हो गया, ऑप्टिक्स होता है क्या, स्टडी ऑफ लाइट, ऑप्टिक्स क्या है, स्टडी ऑफ लाइट, समझ लो, स्टडी ऑफ लाइट, ऑप्टिक्स हो गया हमारा स्टडी ऑफ लाइट, थर्मोडायनामिक्स स्टडी ऑफ हीट इन मोशन, स्टडी ऑफ हीट इन मोशन बोलना मतलब 80% सही है, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स, थर्मो वर्ड का मीनिंग क्या है हमारा हीट, और डायनामिक्स मतलब मोशन, जैसे कि होता है ना थर्मोमीटर, हीट नापने के लिए, और फ़ारेनहाइट में होता है ना भाई कितना डिग्री तुम्हारा बुखार आया है, बुखार चढ़ा है, ठीक है, वही तो थर्मोडायनामिक्स, थर्मो मतलब हीट, सही है। उसके बाद इलेक्ट्रोडायनामिक्स में इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में तुम्हारा सबएटॉमिक पार्टिकल्स है ना, इनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, मोशन न्यूक्लियर के साथ अलोंग वो रिवोल्व करते हैं, उसके साथ में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें डिस्कस होगा। तो ये हमारा क्या है सारे मैक्रो फिजिक्स का अंडर में, माइक्रो फिजिक्स में जो आएगा हमारा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स में ये हमारा माइक्रो फिजिक्स है, यानी कि ये माइक्रो लेवल की बात होगी, माइक्रो लेवल की बात होगी, ये माइक्रो लेवल स्टडी ऑफ फिजिक्स, ठीक है। यहाँ पे सबएटॉमिक पार्टिकल्स हो गए, सबएटॉमिक पार्टिकल्स क्या क्या है, सबएटॉमिक पार्टिकल्स तुम्हारा इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, प्रोटॉन हो गया, ठीक है, न्यूट्रॉन हो गया, और सारे पॉजिट्रॉन हो गया, ठीक है, ये सारे चीज़ों का हमारा पॉजिट्रॉन सब देख रहे हो ना, पॉजिट्रॉन, ठीक है, ये सारी चीज़ों की स्टडी होगा, इसके बीच में इन सब का इंटरेक्शन विद न्यूक्लियर की स्टडी होगी, न्यूक्लियस समझ रहा हो ना, न्यूक्लियस का प्लूरल,
बहुत सारे न्यूक्लियस अगर आपस में जुड़ जाएंगे तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का प्लूरल, ठीक है। अच्छा, तो ये है हमारा क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स में और एक है हमारा रिलेटिविटी, ठीक है। रिलेटिविटी एक है, रिलेटिविटी कुछ नहीं है बच्चों, ये है स्टडी ऑफ कंपैरेबल speed of light with various objects। समझो, दिखाई दे रहा है? आई होप दिस इज कमिंग। ओके, तो स्टडी ऑफ कंपैरेबल स्पीड ऑफ लाइट विद वेरियस ऑब्जेक्ट्स, ये हमारा रिलेटिविटी, मतलब लाइट के कंपैरिजन में कोई भी चीज़ कितना तेज़ी से भाग रहा है, इसका हम स्टडी किसमें करेंगे, रिलेटिविटी। तो दिस इज ऑल अबाउट द टू मेजर डोमेन ऑफ फिजिक्स। हमने क्या पढ़ा, क्लासिकल फिजिक्स में क्या आता है, मैकेनिक्स आता है, ऑप्टिक्स आता है, थर्मोडायनामिक्स आता है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स आता है, एक्सेट्रा। अब ये सारे क्या है, मैक्रो फिजिक्स है। मैक्रो फिजिक्स यानी कि जो एस्ट्रोनॉमिकल स्केल यानी कि लार्ज स्केल में किसी भी एक छोटी जगह पे या कोई मतलब स्मॉल स्केल में इसको हम मेजर नहीं कर सकते, इसके लिए एक्सपेरिमेंटेशन सेटअप होना चाहिए, बड़ा स्पेसिफिक स्पेस होना ज़रूरी है जिसकी वजह से हम एक्सपेरिमेंट शांति तरीके से कंडक्ट कर पाए। उसके बाद में हमारा देखना है हमने क्वांटम फिजिक्स जो कि मैक्रो लेवल की फिजिक्स की स्टडी है, जिसमें हमने सबएटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और उनके साथ न्यूक्लियाई का जो बॉन्ड है, अट्रैक्शन है, दैट इज आल्सो मेन कम्स अंडर द कैटेगरी। अब देखो रिलेटिविटी हमने लास्ट में पढ़ा, रिलेटिविटी क्या है, स्टडी ऑफ कंपैरेबल पॉजिट्रॉन, सॉरी ये वाला तो नहीं, स्टडी ऑफ कंपैरेबल स्पीड ऑफ लाइट विद वेरियस ऑब्जेक्ट्स। अब लाइट के स्पीड के कंपैरिजन में कोई भी चीज़ कितना तेज़ी से भाग रहा है, कितना तेज़ी से उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, ये सारा स्टडी हम करेंगे रिलेटिविटी में। तो हमारे मोटे मोटे तरीके से ये हमारा बेसिक सा क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है, बेसिक सा क्लासिफिकेशन हो गया, जिसके अंदर आप लोग समझ पाए हैं कि वे हमने ब्रॉड तरीके से इसको क्लासीफाई किया और अंदर अंदर सब डिविजन्स में, सब पार्ट्स में एंट्री करते गए। और जहाँ से मुझे लगता है कि एक एक मार्क का क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है कि ये किस कैटेगरी का फिजिक्स है, ठीक है। बहुत सारे क्लासिकल फिजिक्स में क्या क्या है, कुछ दो एग्जाम्पल दो, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लेके आएंगे कि टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ फोर्सेस प्रेजेंट इन नेचर, बहुत सारे फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलास्टिक फोर्स, ठीक है, तुम्हारा स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। अब देखो फोर्स को और ब्रॉडली अगर पढ़ोगे, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो कंजर्वेटिव फोर्स क्यों कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है, इसका तो रीज़न हम बाद में करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में। तो नेक्स्ट हमारा होगा टाइप्स ऑफ फोर्स इन नेचर, ठीक है। तो तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप वॉचिंग, ठीक है। और मेहनत करते रहिए, ठीक है। मेहनत जितना करोगे रंग एक ना एक दिन अवश्य आएगा, ठीक। थैंक यू।